सबसे पहले न्याय दर्शन, थर्ड तीसरी स्लाइड। न्याय दर्शन की बात करें तो वो दर्शन है जो तर्क प्रमाण सत्य के सिद्धांतों पर आधारित है। ये दर्शन का उद्देश्य सही और गलत के बीच की पहचान कराना है, सत्य का उद्घाटन कराना है, किस प्रकार समझना कि हम ज्ञान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। ये दर्शन के प्राणता गौतम ऋषि थे जिन्होंने न्याय सूत्र की रचना की, और तर्क व प्रमाण इस दर्शन का मुख्य आधार है। यथार्थ ज्ञान व मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग ये हमें बताता है। न्याय दर्शन के अनुसार जीव, ईश्वर और मोक्ष के सिद्धांत इसमें उल्लेखित है, और इसमें प्रमाण दो चीजों के ऊपर इसमें फोकस रहता है, प्रमाण और तर्क। प्रमाण के बारे में बोलते हैं, प्रत्यक्ष उपमान शब्दम प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान व शब्द ही प्रमाण है। न्याय सूत्र 1.1.3 कहता है ये, जिसके अनुसार प्रमाण की जो कैटेगरी है 4 प्रकार की है। प्रत्यक्ष जो सामने दिख रहा है वो प्रमाण है। अनुमान मतलब कि पहाड़ पर कहीं धुआं उठ रहा है, धुएं को देखकर हम कह सकते हैं कि वहां कहीं अग्नि प्रज्वलित है, तो वो अनुमान प्रमाण हुआ। फिर उदाहरण दो शब्दों के बीच में समानता करते हुए, फिर शब्द ये भी प्रमाण है। फिर अर्थ व संस्कार, शब्दों का सही अर्थ को जानकर ज्ञान की प्राप्ति करना, व संस्कार सदियों से चले हुए आने वाले परंपराओं से ज्ञान की प्राप्ति करना, ये भी प्रमाण माना जाता है। इसको हमारे भारतीय न्याय पढ़ने वाले भी स्वीकार करती है। दूसरा न्याय दर्शन का दूसरा जो प्रमुख सिद्धांत है वो तर्क का है, लॉजिक। तर्क ने तत्व जैसे तर्क के माध्यम से ही तत्वों का ज्ञान होता है, या फिर बोले तर्कम ही परिणाम, तर्क ही परिणाम है। तर्क दो प्रकार से होते हैं, साधारण तर्क सामान्य जीवन के उपयोग में आने वाले तर्क विधियां, दूसरे होते हैं विशिष्ट तर्क। न्याय दर्शन के विभिन्न जो ज्ञान अनुभूति की जाती है वो ज्ञान तार्किक प्रणाली में आती है। नेक्स्ट स्लाइड। तर्क के साथ में यहाँ पर न्याय प्रणाली में जो दोष हैं उनके ऊपर भी ये न्याय दर्शन चर्चा करता है कि न्याय प्रणाली में क्या दोष हो सकते हैं। तो दोषम तर्कम न सिद्धते, दोष युक्त तर्क से सत्य सिद्ध नहीं हो सकता। हमें लगता है कि अब जो क्रॉस आर्गुमेंट है वो सही हो सकता है, जो क्रॉस आर्गुमेंट गलत हो सकता है, वो इससे सिद्ध होता है कि यदि हम तर्क लॉजिकली होना चाहिए, अनलॉजिकली तर्क नहीं होना चाहिए, भले वो सत्य ही क्यों न हो। और तर्क में जैसे इसको और स्पष्ट करते हुए कहूं कि तर्क में दोष किस प्रकार से होता है, 3 दोषों के बारे में न्यायशास्त्र बताता है। कर्पांता, की जानकारी को छुपाने, मतलब झूठ नहीं बोल रहा लेकिन जानकारी को आधा छुपा दिया गया। जैसे महाभारत के युद्ध में बोला गया था हाथी मरा या कुंज मरा वो नहीं मालूम, तो वे जानकारी को छुपाकर भ्रम को उत्पत्ति करता है, तो मतलब वे दोष को सिद्ध करता है। संबंधहीनता, कि तर्क में हम अव्यवहारिक बातें करें। जैसे आजकल बहुत बार होता है कि हमें कहा जाता है कि सम्मुखबद्ध की बात है, एक तरफ सम्मुखबद्ध की बात करता है, दूसरी तरफ सबरी के पेड़, तो स्पष्ट किसी की मर्यादा का हनन करने का प्रयास किया जाता है। फिर विरोधाभास, तर्क में विरोधाभासी तत्वों का भी समावेशन हो जाए तो ये इस प्रकार से तर्क दोषग्रस्त हो जाते हैं, उससे न्याय नहीं मिल सकता। और न्याय का उद्देश्य क्या हो सकता है, तो न्याय दर्शन में स्पष्ट है कि न्याय धर्म सत्य से जुड़ा हुआ हो, जो दिगांत से शुद्ध होता हो, वो न्याय है। यदि मैं आधुनिक मैं कहूँ कि आधुनिक में न्याय दर्शन की क्या संक्षिप्त तस्मत् ज्ञान मोक्ष हेतु, तस्मत् ज्ञान मोक्ष हेतु मतलब कानूनी व्यवस्था, तर्क शक्ति में वृद्धि होना, सत्य को उद्घाटन करना, धार्मिक व नैतिक सिद्धांत, शिक्षा, सत्य ज्ञान बदन, न्याय पाने में सटीकता और तथ्य को बढ़ाने में पढ़ना, और तर्क के सिद्धांतों की गहरी समझ और सत्य के उद्घाटन में ज्ञान विश्लेषण में न्याय दर्शन को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है, जो तर्क और परिणाम को करते हैं। न्याय दर्शन के बाद में हमारा दूसरा दर्शन आता है वैश्विक दर्शन। नेक्स्ट वैश्विक दर्शन। नेक्स्ट अर्थम पदार्थ ज्ञान मोक्षम, पदार्थ के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैश्विक दर्शन में द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष सामान्य और अभाव भी पदार्थ है, मतलब अभाव को भी पदार्थ माना गया। 7 प्रकार के पदार्थों को महर्षि कनाद बताता है, और षष्ठी का सिद्धांत में वो क्लियर बोलता है कि परमाणु संयुक्त पदार्थों उत्पत्ति, परमाणु के संयोग से ही पदार्थ की उत्पत्ति होती है। परमाणु संयोग के बारे में और इसी एक तरफ वो भौतिक शास्त्र की बात कर रहा है, और उसी तरफ दूसरी तरफ वो तत्व ज्ञान से हमें मोक्ष की प्राप्ति के बारे में बता रहा है। तो भौतिकता व आध्यात्म का अनोखा मिश्रण है ये वैश्विक दर्शन। परमाणु विज्ञान का मूल जो है भौतिक शास्त्र का वो वैश्विक शास्त्र है। नेक्स्ट स्लाइड। हेलो नेक्स्ट और नेक्स्ट मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ समय के कारण। तीसरा है सांख्य दर्शन।
दरअसल पुरुषों लोग अक्सर पुरुष संसार में पुरुष दो प्रकार के पुरुष होते हैं, सर व अक्सर। पुरुष और प्रकृति के बारे में हमें सांख्य दर्शन बताता है, तीनों गुणों के बारे में हमें सांख्य दर्शन बताता है, और स्पेशली इसके अंदर जो सूत्र है उसके अनुसार सभी सांख्य दर्शन के अंदर जो सूत्र है उसके अनुसार सभी 24 तत्वों से ही सृष्टि बनी हुई है, जिसमें नेक्स्ट महत्व, अहंकार, मन, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, पंच तंत्राओं के बारे में बताता है। और सांख्य दर्शन से हमें मनोविज्ञान व आध्यात्म के बारे में तथा रसायन शास्त्र का जो बीज है वह हमें सांख्य दर्शन से मिलता है। इसके बाद में योग दर्शन है। योग दर्शन प्रकृति और मन की चित्त को बताता है। अष्टांग योग के बारे में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण व ध्यान के बारे में बताते हुए साधनम योग आरंभ मोक्ष से कारण, योग साधना से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मानसिक स्वास्थ्य से लेकर आध्यात्मिक विकास के बारे में हमें योग दर्शन बताता है। मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन वह है जो वेदों के शब्दों व अर्थों को बताया जाता है। पूर्व मीमांसा में वेदों की सर्वस्वता, कर्तव्य व कर्म, शुद्धता, संस्कार, फल की अपेक्षा के बारे में हमें बताया जाता है। मीमांसा दर्शन में आधुनिक धर्म व कर्म के प्रति जागरूकता पैदा करना, सांस्कृतिक व धार्मिक परंपराओं के बारे में बताना और व्यक्तित्व विकास के बारे में बताया जाता है। और अंतिम दर्शन के रूप में वेदांत दर्शन है, जिसको आप समाप्त करते हैं। धन्यवाद सर। बस एक धन्यवाद। वेदांत दर्शन हमें आध्यात्मिक जागृति, सराकार और निराकार और समाज में एकता के बारे में बताया जाता है। और निष्कर्ष हम 6 दर्शनों से वैदिक न्याय, सांख्य, योग, वेदांत न्याय दर्शन का अध्ययन करते हैं, जो हमारे समाज, संस्कृति, जीवन को प्रभावित करते हैं। इन दार्शनिक परंपराओं से हमें समाज में जीवन में गहरे तरीके से जीवन जीने के उद्देश्य के बारे में हमें मालूम पड़ सकता है। धन्यवाद जी। और अगले शोधपत्र वाचन के लिए आमंत्रित किया जा रहा है डॉक्टर परमानंद शर्मा जी को, आपके लिए पधारें। और अति संक्षेप में ही क्योंकि अगला सत्र प्रारंभ होना है, संक्षेप में ही अपना प्रतिवाचन करें कृपया। डॉक्टर परमानंद शर्मा जी सम्मानित मंच, विद्वान गुरुजन एवं श्रोतागण, भारतीय संस्कृति में लोक मंगल की कामना। वर्तमान में हम देखते हैं और हमारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, पुरातन साहित्य को पढ़ते हैं, 3 प्रकार की सृष्टि ईश्वर के द्वारा की गई है। रजोगुणात्मक, तमोगुणात्मक और सत्वगुणात्मक। ये 3 प्रकार की सृष्टि है और तीनों प्रकार की सृष्टि वर्तमान में भी है, आदिकाल से अनादिकाल तक सर्वत्र व्याप्त रही है। किंतु तीनों सृष्टियों में जो सत्वगुण प्रधान सृष्टि है वही ईश्वर की जो प्रकृति है उसके अंदर लोक मंगल की भावना से युक्त है। अन्यत्र लोक मंगल की भावना नहीं देखी जा सकती है। अखिल विश्व को लोक मंगल का मार्गदर्शन वस्तुतः भारतीय संस्कृति अजस्र रूप से करती आ रही है। वर्तमान में संपूर्ण विश्व में जो समृद्ध राष्ट्र है वो एक दूसरे के अस्तित्व को समाप्त करने में लगे हुए हैं। जहां स्वयं के लिए दूसरे के प्राण हर लेना कोई पाप नहीं समझा जाता, वहीं भारतीय संस्कृति में जियो और जीने दो का चिंतन सतत प्रवाहित है। भारतीय चिंतन वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानता है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, यह चिंतन हमारा है और उस पर हम विश्वास करते हैं। भारतीय चिंतन वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानता है। चाहे किसी की कोई भी पूजा पद्धति क्यों न रही हो, पूरे भारत में एक जैसा दर्शन है। सनातन ही भारत में राष्ट्र तत्व है जो पश्चिम के चिंतन से भिन्न है। भारतीय मनुष्यों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया के उद्देश्य प्राणी मात्र के सुख एवं आरोग्य की कामना की है। न केवल मानव कल्याण अपितु हमने प्रकृति की भी शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ओम यो हो शांतिरंतरिक्षं शांति इत्यादि वेद मंत्रों के उद्घोषे लोग अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, विश्व देवता के साथ समस्त जड़ चेतनात्मक प्रकृति की शांति के लिए कामना की। आत्मा से परमात्मा हमारे ठेठ ग्रामीण अंचल तक जो हमारा दर्शन है वो ये आत्मा से परमात्मा की उदार कल्पना भारतीय संस्कृति ही दे सकती है। विद्वान सर्वभूत समुदाय को आत्मवत देखते हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित है, ऐसी श्रुतियां हमारे साहित्य में हैं। उपनिषद ग्रंथ स्पष्ट निर्देशित करते हैं कि
स्वोपार्जित अन्न यदि कोई व्यक्ति एकाकी भक्षण करता है तो वह साक्षात पाप का भक्षण करता है। उपनिषद वाक्य केवलागो भवति केवलागो। अतः मानव को कदापि एकाकी भोजन नहीं करना चाहिए। हम संपूर्ण जीव मात्र की चिंता करते हैं। इसके लिए हमारे महर्षियों ने पंचभूत इंद्रिय यज्ञ, भूत यज्ञ, इंद्रिय यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ, इन पंच महायज्ञों की परिकल्पना की है। इन्हीं पंच महायज्ञों से विराट सृष्टि की तृप्ति करना मानव का कर्तव्य माना गया है। भारतीय संस्कृति में हम सबके मंगल की कामना करते हुए ओम आनो भद्रः कर्तव्यो यन्तु की प्रार्थना से जीव मात्र के मंगल की कामना करते हैं। वही विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्न आसुव से सभी के मंगल की कामना एवं अमंगल के निवारण की प्रार्थना करते हैं। संपूर्ण सृष्टि मंगलमय हो, सर्वत्र मधुर जल, शीतल मंद सुगंधित पवन प्रवाहित हो, नदियां अमृत मधुर अमृतमय सलिल प्रवाहित करें, औषधियां अमृत तुल्य हो, यह प्रार्थना करते हुए वैदिक ऋषि भी सबके मंगल की कामना करते हैं। ओम मधुवातारितायते, इन मंत्रों से हम इन्हें देख सकते हैं। भारतीय संस्कृति में चींटी से लेकर हाथी तक जीव मात्र में ईश्वर के दर्शन करते हुए उनके पोषण की व्यवस्था की गई है। चींटियों को शनिदेव से साक्षात संबंध बताकर उन्हें आटा डालने की परंपरा है। वहीं हाथी को गौरी पुत्र गणेश मानकर उसका सम्मान किया जाता है। पक्षीराज गरुड़ को विष्णु का वाहन, तो खगाधम काक को भी श्राद्ध पक्ष में हम सम्मान पूर्वक भोजन कराते हैं। साथ ही कागभूषुंडी का संबंध तो दिव्य ऋषियों से जोड़ करके परम सम्मान प्रदान किया जाता है। श्वान भी ईश्वर का अंश मानते हैं, तो नाग जैसे विषधर को भी नागपंचमी के दिन हम दूध पान कराते हैं और भगवान शंकर के गले में हम उनकी पूजा करते हैं। आज संपूर्ण विश्व विनाश के ढेर पर विद्यमान है। कभी भी संपूर्ण सृष्टि का लय हो सकता है। ऐसे विपरीत समय में भारतीय संस्कृति एवं भारतीय चिंतन ही लोक मंगल करने में समर्थ है। अतः संपूर्ण विश्व की दृष्टि भारतीय संस्कृति पर लगी हुई है। भारतीय संस्कृति ही विश्व को विनाश से बचाकर विकास की ओर उन्मुख कर सकती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सत्र के चेयरपर्सन डॉक्टर अशोक कुमार महिला जी का मैं इस मंच से हार्दिक आभार अभिनंदन करता हूँ। को चेयरपर्सन श्रीमान आशुतोष बारिक जी का धन्यवाद और समस्त सुधी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अब मैं मुख्य सेशन के लिए श्रीमान जयकिशन त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूँ अपने मुख्य सेशन का प्रारंभ। कश्मीर जी फंड के स्वागत के लिए मैं तोरण सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ। स्वागत आप सबका। सुनना एक कला है। सुनना एक कला है, कहना एक कला है। सुनना एक कला है, कहना एक कला है, खोजना ढूंढना एक कला है और प्रस्तुत करना एक कला है। परंतु इस कला को विज्ञान बना देने वाले वक्ताओं का यह सत्र, इस कला को विज्ञान बना देने वाले वक्ताओं का यह सत्र आपको भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान व विज्ञान के अद्भुत संयम को प्रस्तुत करेगा, आपको नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करेगा। भारतीय ज्ञान परंपरा का खूब हुआ है मंथन। भारतीय ज्ञान परंपरा का
नव दृष्टि नव वक्ता प्रथा, आओ करे अभिनंदन। नव दृष्टि नव वक्ता प्रथा, आओ करे अभिनंदन, आओ करे अभिनंदन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर संतोष आनंद जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे आए और उद्बोधन। भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर तो पिछले 2 दिनों से हम लोग जिस विमर्श के लिए यहाँ बताए हैं उस कार्यक्रम के आज हमारे बीच हमारे मार्गदर्शक, हमारे संरक्षक आदरणीय हनुमान सिंह भाई साहब, श्रीमान कुमार जी, मेरे भाई श्री कमलेश जी, कश्मीर जी, अभी हम लोग चारों एक साथ इकट्ठे हुए मंच पे, तो एक बात तो लेनी आ गई कि चारों विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं, तो चारों ने मेरे साथ काम किया वर्षों तक, और एक बार फिर मिलने का मौका मिला है। शाहपुरा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, पुष्कर जी को धन्यवाद। मैं संघ का संसद होने के बाद विभिन्न कामों के बाद अभी वर्तमान में विद्या भारती के लिए काम करता हूँ, इसलिए कुछ ऐसे विषय जो भारतीय इस ज्ञान परंपरा को लेकर जिस पर विद्या भारती काम कर रही है या हम लोग जिस लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं समाज के बीच में, आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा परिवार, विद्यालय परिवार लेकर हम चल रहे हैं। करोड़ों की संख्या में विद्यार्थी, उससे दुगने पूर्व विद्यार्थी, आचार्य परिवार, विद्यालयों की देश भर की और अब तो विदेशों में भी एक बहुत बड़ी श्रृंखला के साथ हम उस ज्ञान परंपरा को, उस भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर ध्येय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जिस वक्त देश आजाद हुआ, उम्मीद ये थी कि सारी जो भारतीय व्यवस्था है शिक्षा की, वह शिक्षा व्यवस्था भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार ठीक हो जाए, उसके अनुसार सब दुरुस्त हो जाए, ताकि पिछले दिनों का जो चाहे अंग्रेजियत का काल हो और चाहे मुगलों की वो त्रासदी हो, उसको पुनः नहीं भुगते, क्योंकि उस दौरान जो मुख्य आक्रमण हुए और जो मुख्यतया जिन विषयों पर सबसे ज़्यादा आघात पहुंचाया गया कि इस देश की संस्कृति जो हमने शायद पहचाना नहीं पहचाना, उन आक्रांताओं ने उस विषय को जरूर पहचाना कि इस देश की जो ताकत है वो इस देश की ज्ञान परंपरा है, इसकी विरासत है। और आप हम सबको जिस बात पर गर्व होना चाहिए वो ये कि दुनिया के कई देश जिन विषयों के लिए जाने जाते हैं अपनी विशिष्टताओं के कारण से, कि किसी का व्यापार प्रसिद्ध है, किसी का कुछ और प्रसिद्ध है, लेकिन दुनिया का एकमात्र देश जो सिर्फ अपनी ज्ञान परंपरा के कारण जाना जाता था दुनिया में। और आप लोगों ने देखा उस युग में 12-12, 15-15 हजार विद्यार्थी अध्ययन कर सके ऐसे विश्वविद्यालय इस भारत की धरती पर थे। और भारत की धरती पर होने के साथ साथ ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ वो ज्ञान दिया हो जिससे खाली मनुष्य का विकास हो, हमने संपूर्ण सृष्टि के कल्याण की बात को ध्यान में रखकर अपनी उस विरासत को आगे बढ़ाया है। आप और हम इस विरासत के अंग हैं, हमको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि जब आदि दुनिया कपड़े पहनना नहीं जानती थी, कपड़ों का क्या संज्ञा है इससे वो परिचित नहीं थी, तब हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया कहा कि सारे विश्व के कल्याण की बात की है। और दुनिया के किसी प्राचीन ग्रंथ में, भारत को छोड़ दीजिए, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसा विचार कहीं पर नहीं था। और जो
आप ये देखिएगा तो वो जो ज्ञान की परंपरा, वो जो विरासत एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सौंपती है और वो आगे बढ़ती हुई आती है, और आज तक जिस की एक श्रृंखलाबद्ध स्थिति आज हम तक पहुंची है। और कई बार तो आप लोगों को लगता होगा कि इतने जुल्म और इतने सारे अत्याचार, क्योंकि कई शासक तो ऐसे थे कि जिनका भोजन भी इतनी मात्रा में अगर जनेऊ नहीं आप ला के दे देते हैं, मेरे सामने रख देते, तब तक वो भोजन नहीं करते थे। उस अत्याचार को सहने के बाद भी ये देश यहाँ तक पहुँचा है। इसका मतलब ये है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और हमारा सांस्कृतिक जो परिवेश वो इतना कठोर और इतना प्रगाढ़ता के साथ खून में घुल गया था कि हम इस यात्रा को इतने अत्याचार सहने के बाद भी थे। लेकिन आज़ादी के बाद एक विशेष रूप से जो पूरा परिवेश इस भारतीय समाज ने झेला, वो परिस्थितियां भारतीय समाज ने झेली, उनसे कैसे मुक्ति पाई जाए, उसके लिए ये था कि भारत की शिक्षा व्यवस्था हो वो भारत केंद्रित, जिसमें भारतीयता का विकास हो, ऐसी अपेक्षा कार्यकर्ताओं के माध्यम से की गई थी। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि जो सरकारें उस वक्त थी, जो राजनीतिक व्यवस्था उस वक्त थी, उस राजनीतिक व्यवस्था में ये सब चीजें लागू नहीं हो पाई, और उसका परिणाम ये हुआ, आप लोगों को ज्ञान के मौजूद होगा कि आज हम जिन 39-40 हजार विद्यालयों की श्रृंखला के साथ विद्या भारती इस देश में खड़ा है, उसका पहला विद्यालय जो आपका गोरखपुर में शुरू हुआ, उसको 3 विद्यार्थी जो 12वीं कक्षा में पढ़ा करते थे, उन्होंने मिलकर शुरू किया। वो यात्रा यहाँ तक आई है। विशेष रूप से धीरे धीरे करते एक बहुत बड़ी श्रृंखला में भारतीय ज्ञान परंपरा कैसे आने वाली पीढ़ी के बीच में हो और उसका विकास कैसे हो, ये विद्यालयों के माध्यम से देश भर में हम ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जिस बात को लेकर विद्या भारती या हमारी ज्ञान परंपरा, एक बार बैठ जाओ बेटा, जिस बात को लेकर हमारा और आज की शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा जो विरोधाभास है, वो विरोधाभास इस बात को लेकर है कि आज की संपूर्ण जो शिक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं सिर्फ जानकारी देती है, ज्ञान का अभाव है, और उस जानकारी के कारण से ही व्यक्ति के ज्ञान का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आप हमको बहुत अच्छी तरह से पता है। और व्यावहारिक रूप से जब इस चीज को आप हम दैनिक जीवन में महसूस करते हैं, तो चाहे बीटेक इलेक्ट्रिकल का विद्यार्थी हो, जब आप उससे फ्यूज बांधने की कहते हैं तो ये कहता है कि ये तो मुझे नहीं सिखाया गया था। तो वो जो व्यवस्था है, और उसके बजाय ज्ञान की जो हमारी परंपरा है, वो परंपरा ऐसी कि 1835 से पहले कहा जाता था कि इस देश में 80% से ज़्यादा अधिक लोग पढ़े लिखे हैं। एक बार जब इस बात को मैंने बोला तो हमारे कुछ मित्र थे, वो बिल्कुल माथे आवा जैसी व्यवस्था हो गई। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा 1835 से पहले 80% लोग कैसे पढ़े लिखे हो सकते हैं। तब मैंने उसको बताया कि मैं ज़्यादा उस वक्त की बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी जो जितने भी पढ़े लिखे थे, लेकिन तुमसे मुझसे ज़्यादा गणित का ज्ञान था, उनको 1.25 का पहाड़ा आता था, उनको 1.5 का पहाड़ा आता था, उनको 2.5 का पहाड़ा आता था, उनको 3.25 का पहाड़ा आता था, और वो सामान्य अपना नाम लिख सकते थे, इतना सा ज्ञान था। और मुझे लगता है कि समाज में उस वक्त इस ज्ञान की ही आवश्यकता थी, इतनी ही भाषा के ज्ञान की आवश्यकता थी, और वो अपना काम आसानी से चला रहे थे। उनको कोई भी व्यक्ति, आप और हम जैसा व्यक्ति भी ठग नहीं सकता था। ये तो एक सामान्य सी जानकारी। लेकिन सर्वांगीण विकास की जब हम बात करते हैं, तो सर्वांगीण विकास की जो व्यवस्था वो सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही खड़ी हो सकती है समाज में। इसलिए भारतीय इस समाज ने इस सामाजिक व्यवस्था में अपनी जो शिक्षा की व्यवस्था थी, उस शिक्षा की व्यवस्था को समाज आधारित रखा। कभी भी राज्य संरक्षण में राज्य का सिर्फ संरक्षण प्राप्त होता था, लेकिन राज्य व्यवस्था उस शिक्षा व्यवस्था को चलाए, ऐसा कभी भी नहीं था। समाज ये तय करता था कि समाज के लिए कैसी व्यवस्था हो। और आप लोगों ने देखा होगा कि सारे के सारे गुरुकुल जो अपने आप में एक विश्वविद्यालय की तरह थे, उन सारे गुरुकुलों में किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति जो आज शिक्षा की जो बात करते हैं, उनको वंचित किया गया या इनको रखा गया, उस व्यवस्था से परे अगर आप जाकर देखते हैं उस वक्त में, तो भगवान कृष्ण
और सुदामा जैसे दोनों लोग राज परिवार से एक सामान्य ब्राह्मण का परिवार भी उस गुरुकुल में शिक्षा देता था और सबको अपने योगक्षेम की व्यवस्था समाज के द्वारा करनी पड़ती थी। विद्यार्थी भी अपने यहाँ तक कि खाना तक मांग कर समाज से लाकर अपनी व्यवस्था करते थे। इसका मतलब ये है कि राज्य का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप शिक्षा व्यवस्था में नहीं था। और क्योंकि शिक्षा में व्यवस्था में हस्तक्षेप इसलिए नहीं चाहिए था तो राज्य हमेशा अपने अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था कराने की मांग करता था। दुनिया में कहीं भी किसी भी व्यवस्था में चले जाइएगा, किसी भी देश में चले जाइएगा, इतना वैज्ञानिक और इतना सामाजिक और इतनी तार्किक शिक्षा व्यवस्था आपकी दुनिया की कहीं नहीं मिलेगी जितनी भारत में थी। और उसके आगे कि क्या शिक्षा का करिकुलम होना चाहिए, तो हमने शिक्षा के करिकुलम में भारतीय व्यवस्था में तय किया कि भारत के जो विद्यार्थी है उसकी शिक्षा की जो व्यवस्था है वो शिक्षा व्यवस्था उसके सर्वांगीण विकास की हो। हम समग्र विकास से एक पायदान आगे ऊपर की बात करते हैं, हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। सर्वांगीण विकास में आज की शिक्षा व्यवस्था का सर्वांगीण विकास क्या है आप हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जरा सा बच्चा अगर 10वीं 12वीं में कहीं फेल होता है या IIT में कहीं उसका रिजल्ट उसके इच्छा के अनुरूप नहीं आता है तो आपके जो गृह मंत्रालय के पिछले दिनों के जो डाटा है वो ये है कि जिस दिन CBSE का रिजल्ट आता है इस देश भर में 2500 से ज़्यादा बच्चे आत्महत्या करते हैं। और जिस दिन आपकी मेडिकल और IIT का रिजल्ट आता है उस दिन 4500 से ज़्यादा बच्चे इस देश में आत्महत्या करते हैं। जिसका अंदाज आप इस रूप से लगा सकते हैं कि उनका विकास किस रूप में हुआ है, सामाजिक व्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ, मानसिकता में जो परिवर्तन हुआ, अभिभावकों की व्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ, मानसिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, उसका परिणाम ये है कि ये बच्चे किस तरह की शिक्षा की ओर जा रहे हैं। ये शिक्षा व्यवस्था इस समाज को क्या दे रही है इसका अंदाज भी आप हम लगा सकते हैं। लेकिन जब भारतीय परंपरा और उस बात की अपन चिंता करते हैं तो जो सर्वांगीण विकास की बात भारतीय उस व्यवस्था में की गई है वहां पर पंचकोशीय विकास की हम बात करते हैं ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। और उसके लिए हमने अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश जैसे शिक्षा की व्यवस्था की बात की, जैसे पायदानों की व्यवस्था की बात की है, जैसी तर्क और वैज्ञानिक व्यवस्था की बात की इस शिक्षा व्यवस्था ने बात की है। और उसके माध्यम से कैसे सर्वांगीण विकास हो। आज की तारीख में जैसे अभी पिछले दिनों जैसे भाई साहब नई शिक्षा नीति की बात कर रहे थे तो उस शिक्षा व्यवस्था में एक जो आपका जो रिजल्ट ओरिएंटेड जितना मामला है उसमें हम लोग इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से जैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, 60 डिग्री विकास की बात करते हैं। क्योंकि शिक्षा कभी भी मनुष्य को एकाकी नहीं बना सकती है। भारतीय शिक्षा कभी भी उस दिशा में नहीं गई है, उस गलियारे में ही नहीं गई है। हमने हमेशा सामाजिक सरोकार वाली बात की है, चाहे बच्चे के माध्यम से हो चाहे बड़े के माध्यम से हो। आज का सामाजिक सरोकार क्या है कि हमने अपने बच्चों को यहाँ तक कि शादी ब्याह तक में ले जाने पर रोक लगा दी है क्योंकि हम ये देखते हैं कि ये सब टाइम वेस्टिंग काम है। जबकि उन सारे पारिवारिक कार्यक्रमों में जाकर बच्चा अपनी मासी से मिलता है, बुआ से मिलता है, बुआ के बच्चों के साथ मिलता है, अपने बड़ों से मिलता है, अपनी परंपराओं से जुड़ता है। साथ रहने की एक कल्पना जो हम करते हैं, सबके साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो वो इन पारिवारिक कार्यक्रमों में जाकर बच्चा विकास करता है। तो वो सारी की सारी चीजें जब रुक गई तो एक बार अगर भारतीय इस समाज को पुनः उन सब दृष्टि पर जाना है, उन सब कीर्तिमानों की ओर जाना है तो आपको इन सारी चीजों में परिवर्तन कर एक बार फिर भारतीय शिक्षा व्यवस्था की ओर जाना पड़ेगा। तब जाकर हम उस सर्वांगीण विकास की तरफ पहुंच सकते हैं, हम होलिस्टिक विकास की तरफ पहुंच सकते हैं, होलिस्टिक उसके जांच की प्रक्रिया की तरफ पहुंच सकते हैं। तो एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके माध्यम से इस देश का चरित्र खड़ा किया जा सकता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो महत्वपूर्ण तत्व ये था कि इस सारी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से हम कैसे भारतीयता का विकास कर सकें। और आप हमने देखा है कि अभी नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद मैं विद्या भारती के कार्यकर्ता के नाते इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारा एक जो विषय विद्या भारती का जिसको भारत सरकार ने पूरी तरह से सुना वो था हमारा शिशु वाटिका वाला विषय, जिसको अभी आप जो उस भाग में अगर बांटते हैं तो 0 से लेकर 5 साल तक की जो शिक्षा की व्यवस्था है
उसकी व्यवस्था भी करते हैं। और हमने ये कहा है हमारे यहाँ शिक्षा शिशु वाटिका में जो शिक्षा की व्यवस्था है, क्योंकि अभी वर्तमान की जो शैक्षिक व्यवस्था है वो 6 साल से शुरू होती है और 6 साल से पहले की शिक्षा व्यवस्था पर किसी प्रकार का विचार भारतीय इस शैक्षिक दर्शन में कहीं नहीं था। और हम ये कहते हैं, भारतीय दर्शन ये कहता है, भारतीय मनीषा ये कहती है कि आपके जिस दिन से गर्भाधान हुआ है उस दिन से आपको इस शिक्षा की प्रणाली से जुड़ना है, भारतीय उन परंपराओं से जुड़ना है। और आपने देखा है कि गर्भस्थ आपका अभिमन्यु जो था वो किस तरह से अपनी माँ से सीख कर इतने बड़े आपके चक्रव्यूह को तोड़ने के लायक हुआ। उसकी वैज्ञानिकता को अगर अपन समझते हैं तो अपन ये समझ सकते हैं। और अपने यहाँ तो जो माताएं हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझ सकती है कि गर्भ के दौरान आपको किन बातों पर विचार करना है और किन नकारात्मक बातों पर विचार नहीं करना, क्योंकि इन सब चीजों का आपका गर्भस्थ जो शिशु है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे के सारे विषय हमारी इस ज्ञान परंपरा के विषय हैं और जिनको हमने आगे बढ़ाया है। और एक इच्छा माफिक जो आपको संतान चाहिए उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। तो वो जो शिक्षा व्यवस्था थी उस शिक्षा व्यवस्था को कैसे पूरा वापस से किया जाए, तो सबसे अच्छी बात यह कि हमारी उस रिकमेंडेशन को अक्षर से पालन किया गया, उसको पूरा का पूरा भारतीय इस सरकार ने स्वीकार किया। उस शिशु वाटिका के माध्यम से हम उस दिशा में आगे बढ़े हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक बच्चे का विकास बचपन से लेकर आगे तक कैसे बढ़ेगा इस पर भी चिंता की जाने लगी है। और नई शिक्षा नीति में उस सारे विचार को पूरी तरह से माना गया है। अब आप देखिएगा कि ये विलक्षण जो देश है हमारा, वो युद्ध भूमि में भी आपकी कोई न कोई शिक्षा देता है। भगवान कृष्ण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कहीं नहीं माने तो कल जब नारायण जी बोल रहे थे कि 5000 साल तक का तो हमारा ऐसा लिखित इतिहास आपको मिलेगा कि जिसके माध्यम से हम एविडेंस के साथ जिस बात को कह सकते हैं, उस एविडेंस का सबसे बड़ा प्रमाण जिसने इस दुनिया को ज्ञान दिया है, हर मनुष्य के जीने की एक व्यवस्था दी है। और वो इतनी तार्किक है कि हजारों साल बीत जाने के बाद भी एक अक्षर भी आपका दाएं बाएं नहीं किया जा सकता, वो भगवत गीता है। और किस परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस अनुयायी ये कह लीजिए या अपने उस चेले को रथ में बिठा कर कहा कि अगर जिंदगी जीनी है तो इस तरह से जिएगा जिसमें ना कोई आपका भाई है ना कोई बैरी है, और आपको एक निश्चित दिशा में मानवता के कल्याण के लिए कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, ये सारी व्यवस्था है। और हम तो उस देश के लोग हैं जिन्होंने व्यष्टि से समष्टि के कल्याण की बात की है। हमने न सिर्फ अपने विकास की बात की, हमने समूचे विश्व के कल्याण की बात की है। आपको भारत के अलावा किसी भी देश में इस प्रकार की कोई भी कथा या लिखित प्रमाण नहीं मिलेगा कि इतने वर्षों पहले भारत ने जो ज्ञान दिया है उस तरह का समकक्ष कोई भी विषय दुनिया के किसी भी देश में लिखा गया हो। इसलिए ये जो तर्क और ये जो सारी बातें इन सब बातों के लिए कहा जाता है, उसका यही मूलभूत विरोध या मूलभूत बात हम कह सकते हैं कि हमने उस विषय को जिया है, हमको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। हम सारा का सारा भारतीय समाज उन्हीं मूल्यों पर जी रहा है। आज जो करोड़ों लोग आस्था के साथ आपके कुंभ में हैं इकट्ठे, उनको किसी ने नहीं समझाया। और कल तक जो राजनीति आपके समाज और जाति की बात करती थी, आज एक ही घाट पर बैठकर हजारों जातियों के लोग, हजारों व्यक्ति, 1 लाखों व्यक्ति, करोड़ कहना चाहिए, करोड़ों व्यक्ति बिना किसी की जाति जाने हुए ये सब कर रहे हैं। तो ये एक समाज में जो व्यवस्था आपने खड़ी की है, ये सामाजिक व्यवस्था, ये जो सारा का सारा जीवन जीने का तरीका जो है, वो तरीका इस तरह का है कि कितनी वैज्ञानिक और कितनी तार्किकता के साथ समाज को खड़ा हो सकता है कि वो हमारे जीने के तरीके में आ गया हो, हमारे जीने के ढंग में आ गया हो। इसलिए हम उसके लिए कई प्रकार के तर्क या उसको ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाए, इसलिए आपकी धार्मिक व्यवस्था में उन सब मान्यताओं को खड़ा कर दिया गया हो। इसलिए आपको कभी कभी लगता है कि इनके क्या प्रमाण है, लेकिन आपका जो जीवन बोलता है, भारत का जो जीवन बोलता है, भारत का जो इतिहास बोलता है। और सबसे बड़ी बात, इन सारे लोगों को इस बात का जवाब इस शिक्षा पद्धति या हमारे जीवन की इस पद्धति से
दिया जा सकता है। तो हम दुनिया के सर्वाधिक जिसको विस्तृत देश हो सकते थे, सांस्कृतिक विरासत हमारी इतनी बड़ी थी कि कोई भी देश हमसे अछूता नहीं था, न व्यापार में अछूता था, न सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से कहीं अछूता था। तो भी हुआ ये कि हम वापस धीरे धीरे सिकुड़े हैं। तो उन सिकुड़ने के कारणों में हमको कहीं ना कहीं ये पता करना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहाँ हमसे माइनस हुई है, जिसके कारण से ये सारी परिस्थितियां पैदा हुई। तो आज की इस और कल की इस गोष्ठी के माध्यम से उसी ज्ञान परंपरा, उसी भारतीय व्यवस्था को लेकर कि हम कितना ज्ञानवान थे, हम कितना ओजस्वी थे, जो कहीं ना कहीं खोया है। तो वो ज्ञान परंपरा शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि आप सभी शिक्षक यहाँ जुड़े हैं, विद्यार्थी यहाँ इस मंच पर जुड़े हैं, तो जिनके माध्यम से वो वापस कैसे प्रतिस्थापित हो उसका मूल्यांकन ठीक से सबसे पहले तो हम भारतीय मिलकर करें कि हम किस तरह से इस सारी व्यवस्था में पुनः जैसे भारतीयता का विकास हो पाए और पूरा का पूरा जिसको हम कहते हैं कि भारत एक सर्वांगीण विकसित भारत और ऐसा भारत जो सबको एक ओजस्विता प्रदान करता है, ऐसा भारत जो सबको राह दिखाता है। यहाँ तक कि मैंने एक बात कहा करता हूँ कि कुरान में भी एक जगह लिखा है कि पश्चिम का वो देश जिसके बाद भारत के बारे में कहा गया है कि वहाँ से ठंडी हवाएं आती है, ऐसा देश। तो ठंडी हवाओं वाला ये देश जिनको आज हम इस तरह से मानते हैं कि जो बिल्कुल हमारे घोर विरोधी हैं, उनके यहाँ भी उनकी जो पूरी दुनिया जिस किताब से चलती है उसमें भी भारत की महत्ता लिखी हुई है। इसलिए वो भारत की महत्ता कहीं ना कहीं इस जमीन पर पुनः प्रतिस्थापित हो, इसके लिए आप और ये सब प्रयास में लगे हैं। मैं शाहपुरा महाविद्यालय परिवार के संरक्षक आदरणीय पुष्कर जी, मेरे छोटे अनुज और विद्यार्थी श्री धर्मनारायण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिनकी बहुत मेहनत का प्रतिफल है कि आज हम सब यहाँ पर हैं। महामहिम राज्यपाल कल यहाँ पधारे थे, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ बोलने के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए धन्यवाद सर। सर की बात में 4 लाइनों में दोहराता हूं। सर्व सृष्टि के कल्याण का, सर्व सृष्टि के कल्याण का करता है चिंतन भारतीय चिंतन। उस विरासत को सहेजेंगे करके परंपरागत दृष्टि का बंधन, करके परंपरागत दृष्टि का बंधन। हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर कमलेश कुमार शर्मा, यह है, इनका परिचय मैं देना चाहूँगा। प्रोफेसर प्रो प्रेसिडेंट ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर का पद सुशोभित करते हैं। इनको बहुत सम्मान मिले हैं, धन्वंतरि सम्मान, विभिन्न भीषण श्री सम्मान श्री श्री रविशंकर जी की संस्था की तरफ से मिले हैं। इसके साथ ही कई अन्य सम्मान मिले हैं। इनके बारे में मैं 1-2 पंक्तियां और कहना चाहूंगा। जैसे सागर जल नहीं चाहे, जैसे सागर जल नहीं चाहे, सब नदियां उसमें मिलाए, वह अपनी मिर्याद न खोए, स्वस्वरूप बाहिर नहीं होए। और इनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ही इनका स्वयं उदाहरण है। यज्जाग्रतो दूरमुदयकिदेवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आज के इस सारस्वत कार्यक्रम में मंच पर विराजमान प्रोफेसर सुशील जी, प्रोफेसर संतोष जी, प्रोफेसर कश्मीर जी, सामने विराजमान हमारे ज्येष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय हनुमान सिंह जी, प्रज्ञा प्रवाह के क्षेत्र से संयोजक श्रीमान सत्यनारायण जी, इस आयोजन के सभी आयोजक महानुभाव और सभागार में उपस्थित मातृशक्ति और भाई बहन। कल से यह सारस्वत आयोजन चल रहा है और भारतीय ज्ञान परंपरा के अनेक विषयों का उद्घाटन हमारे सामने आया है। भारतीय ज्ञान परंपरा की श्रेष्ठता की जब जब चर्चा होती है
तब तक एक साक्षात यक्ष प्रश्न हमारे सामने आता है कि इतनी श्रेष्ठ ज्ञान परंपरा होने के उपरांत भी भारत की पिछले शताब्दियों में क्यों दुर्दशा हुई। ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी में किसी सम्मेलन में अपने एक ज्येष्ठ कार्यकर्ता जो संघ के विश्व विभाग में कार्यरत थे वो वहाँ गए और वहाँ जब चर्चा चली अलजबरा के विषय में, उन्होंने कहा कि ये इसका अंग्रेजी में जिन्होंने अनुवाद किया है ये वो है और इसका अरबी में जिन्होंने अनुवाद किया है ये वो है। उन दोनों का नामोल्लेख जब वहाँ हुआ तो अपने देश के उपस्थित विश्व विभाग के भी कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये आप गलत बोल रहे हैं, इसके मूल लेखक तो ब्रह्मगुप्त हैं जो भारत के हैं, खासतौर से राजस्थान के हैं, लगभग 6ठी-7वीं शताब्दी में जिन्होंने अलजेब्रा लिखा कि इसके मूल लेखक तो वो हैं। आप गुणानुवाद इन लोगों का कर रहे हैं जिन्होंने इसका अनुवाद किया। तब रॉयल सोसाइटी के पदाधिकारियों ने कहा हाँ बिल्कुल हम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? ब्रह्मगुप्त को स्थापित करने के लिए आप लोगों ने कहीं कुछ लिखा क्या? संसार के सामने ऐसे अनुच्छेद प्रसंग उद्घाटित होना बाकी है। जब हम वैदिक काल में सत्यनारायण जी की जिक्र कर रहे थे तो जिस वैदिक संस्कृति का बहुत सारा संसार मानता आया है उसके बाद ये स्थिति क्यों बनी, उस प्रश्न को खोजने के लिए इस प्रकार की जो है सारस्वत कार्यक्रम है, इनमें से कोई मार्ग निकलेगा। अभी हम सबको पता है सुनीता विलियम्स अभी स्पेस में गई हुई है। अमेरिका के 40 करोड़ लोगों में से जब सुनीता विलियम्स का संरक्षण हुआ तो रोटरी के कार्यक्रम में उनको बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि आप में से क्या खास बात थी कि आपका स्पेस में जाने के लिए चयन हुआ। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए बहुत बड़ी परीक्षाएं होती हैं, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, कई स्तरों पर परीक्षा होने के उपरांत तो उसमें जो सफल होते हैं उनको ये मौका मिलता है। तो उन्होंने कहा कि फिजिकल ये तो सब ठीक है पर आप मेंटल में क्या कैसी परीक्षाएं होती हैं? तो उन्होंने कहा जैसे 4 दिन तक अन्न नहीं देंगे, भूखा रखेंगे तो क्या आपके चिड़चिड़ापन आता है, क्या आपको गुस्सा आता है, क्या आप एंगर ये सब जो मानसिक आवेग है बढ़ते हैं क्या, इसकी भी परीक्षा होती है। और उनमें जब सफल होता है तो फिर वो इस प्रकार के कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है। तो उनसे पूछा कि ये जो आपकी मेंटल एबिलिटी थी ये कहाँ से आई? उसका जो उत्तर दिया वो हम सबको सुन मिला है। उन्होंने कहा कि ये सब मैंने मेरे पिताजी से सीखा है। मेरे पिताजी हैं डॉक्टर दीपक पंड्या, वो भारतीय मूल के ही हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहाँ से सीखा? वो आरएसएस में जाया करते थे, वहां से उन्होंने जो संस्कार लिया वो मुझे सिखाया और उसके आधार पर इस प्रकार की मेंटल एबिलिटी में पा सकी। ये भारतीय चिंतन धारा का प्रमाण। लोग कहते हैं कि इसका प्रमाण क्या है? आप लोग आज देखते हुए अभी पिछले दिनों बीते दशक के अंत में नासा ने बहुत अनुसंधान किया, उन्होंने बड़ा संसार भर में हल्ला किया कि हमने ब्लैक होल खोज लिया। और ब्लैक होल खोजते खोजते और एक जगह आकर टिके एक अभी जो अविभाज्य अणु था हम वहां तक पहुंच गए और एक ऐसा अणु है जिसका उन्होंने नाम दिया गोल्ड पार्टिकल। संतोष जी जिसका भी जिक्र कर रहे थे 1835 में ब्रिटिश अधिकारी ने ब्रिटिश की संसद में जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें कहा था कि भारत में 7 लाख गुरुकुल चल रहे हैं और उन 7 लाख गुरुकुलों में जैसी शिक्षा व्यवस्था थी, समाज आधारित, शासन निरपेक्ष, ऐसी जो समाज व्यवस्था थी उसमें से जो निकल कर आते थे वे उसका मार्गदर्शन करते थे। तो यह जो ज्ञान की धारा अजस्र चलती आई है। जब हम कहते हैं सनातन, तो सनातन और पुरातन में जो अंतर है वो यही है कि पुरातन ब्रेकेबल है, नहीं टूट सकता है, पर सनातन अनब्रेकेबल है, निरंतर जो चलता आया है उसका प्रमाण इस बात का है कि वह सनातन है। और इसलिए जो चीज वैदिक काल से चली आई, अनेक प्रकार के झंझावातों के उपरांत भी ये जो ज्ञान धारा चली आई उसी का प्रमाण है। और उन्होंने कहा कि ये कोई एक ऐसा अणु इसको गोल्ड पार्टिकल कहा, उस गुरुकुल में पढ़ा हुआ तथाकथित बिना डिग्रीधारी व्यक्ति भी मानता है कि कण कण में भगवान है। हम सदियों से, शताब्दियों से, सहस्त्राब्दियों से जानते मानते कहते आए हैं कि कण कण में भगवान है। उन
उनको 2018 में जाकर पता चला कि कोई ऐसा पार्टी करे तो वोट पार्टी करे। ये भारतीय ज्ञान परंपरा। मैं चूंकि आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ, इससे मुझे बताया भी गया है, शकुन शास्त्र का जिक्र अभी सत्यनारायण जी कर रहे थे। दुर्योग से पश्चिम ने जो कुछ कहा वो एकांगी विचार रहा। परिस्थिति सापेक्ष होने के कारण समग्र हित की बात उसमें हो ही नहीं सकती, और इसलिए यूएन एक प्रस्ताव पास करता है कि सेव द अर्थ, धरती को बचाओ। धरती को पहले बिगाड़ेंगे और फिर उसको सुधारने की बात करेंगे। हमारे यहाँ तो पृथ्वी सूक्त कहता है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। प्राणी मात्र को यह सिखाया जाता है कि धरती मेरी माता है, मैं उसका पुत्र हूं। अभी संतोष जी जिक्र भी कर रहे थे कि हमारे यहाँ षोडश संस्कार, संसार की कोई ऐसी संस्कृति है ही नहीं जो जन्म से पहले और मृत्यु के पश्चात भी संस्कार की बात करती है। ये क्या भारतीय संस्कृति है जो जन्म से पहले गर्भाधान संस्कार कैसे हो, उसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए। दुर्भाग्य से उन परंपराओं को हमने भुला दिया आवरण के कारण। इसलिए जो विज्ञान है, आज एक मोबाइल भी खरीदने जाएंगे तो 50 फीचर्स देखेंगे उसके, एक वाहन खरीदेंगे तो उसके 50 फीचर्स देखेंगे, परंतु संतान कैसी हो इसका विचार ही नहीं है। उसका भी शास्त्र है, उसका भी तंत्र है। श्रेष्ठ संतान कैसे प्राप्त की जाए इसकी व्यवस्था आयुर्वेद में है, सदियों से होती आई। ये भारतीय सनातन संस्कृति का प्रमाण। और उन्होंने कोई एक विषय नहीं छोड़ा। इस पूरी सृष्टि में यदि विचार करें तो जिसकी सुधार करने की बात करते हैं वो मानते हैं कि जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन, ये 5 जय है इस सृष्टि में। जल, जंगल, जमीन और जानवर और जन, 99.9% बाकी 4 चीजें हैं। 0.01% जन है जिसने बाकी 4 को खराब करके रखा हुआ है। उसके सुधारने की कोई बात ही नहीं। हमारे एक समाजशास्त्री हुए हैं, उन्होंने बहुत व्यावहारिक शब्दों में दिया, आनो भद्रा करतो यंत्र विश्वतः, संसार में अच्छे विचारों को स्वीकार करें। ये जो वैदिक सूत्र है इसका व्यावहारिक सूत्र उन्होंने बताया कि हम इस बात का दावा न करें कि जो कुछ हमारे पास है वही श्रेष्ठ है या जो कुछ बाहर वो सब खराब है। इसलिए बाहर जो कुछ अच्छा है उसको भी लेंगे, अपने पास अब तक जो कुछ अच्छा था उसको युगानुरूप करेंगे। इसलिए स्वदेशी को युगानुकूल, विदेशी को स्वदेशानुकूल, ऐसा करके काम करेंगे। ऐसी समग्रता, समग्र बनाए जाने की दृष्टि हमारे यहाँ रही है और हमेशा से इसी कारण जिन जिन अच्छे विचारों का यहाँ आगमन हुआ हमने उनका स्वागत किया, उसको आत्मसात किया और उसी कारण नित्य संवर्धन होता रहा। जो कुछ पुराना था उसको छोड़ दिया हमने, जो कुछ पुराना है, जो नया है, समय सापेक्ष है, उसको बदलना हमने जारी रखा और इसी का परिणाम है आज हम इतने थप्पड़ों के उपरांत भी इस संस्कृति का झंडा बुलंद किए हुए हैं और ये मानकर चलते हैं कि शस्त्र से शत्रु का विनाश हो सकता है पर शास्त्र का नाश होने पर राष्ट्र का विनाश निश्चित होता है। इसलिए केवल शस्त्र की सामर्थ्य से हम सारे संसार का विजय नहीं कर सकते, शास्त्र को भी सुरक्षित करना पड़ेगा। और जब जब कहीं नोबेल पुरस्कार मिलता है हमारे देश में से आवाज उठते कर रहे, ओ ये चीज तो हमारे पास भी थी, बिल्कुल थी, फिर नोबेल क्यों नहीं मिला? नोबेल भले न मिला हो, नोबेल मिलने के अनेक मानक हैं, उनमें एक न मिलने का मानक यह भी है कि हम भारतीय हैं, नहीं मिलेगा। ये मानते हुए भी उतनी उत्कृष्ट दक्षता हमको चाहिए और ये दक्षता है। आज जो नव युवतियां सामने बैठी हैं, इनके सामने चुनौती, इतना सामर्थ्य भी है और आयुर्वेद का विद्यार्थी होने के कारण कहता है कि बीते कुछ दिनों पहले एक महामारी संसार भर में आई। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा, हालांकि जिस प्रकार का उदाहरण मैं देने जा रहा हूं वो कष्टकर है, हमारे लिए एक मौत भी कष्ट का कारण होती है। 20 अक्टूबर 2020 को वाशिंगटन पोस्ट का एडिटोरियल उठाकर देखे, उन्होंने एक सर्वे किया कि संसार भर में कोरोना के कारण जो मौतें हुई हैं वो कितनी हुई है। भारत और अमेरिका
अमेरिका, इन दो की तुलना मैं करूंगा, बाकी अन्य देशों के भी इसमें आंकड़े हैं। और भारत और अमेरिका की तुलना करते समय कुछ बातों को ध्यान पहले कर लेना चाहिए उन आंकड़ों को देखने से पहले। भारत की हेल्थ एंड हाइजीन की कंडीशन, अमेरिका की हेल्थ एंड हाइजीन की कंडीशन, अमेरिका का सैनिटेशन, भारत का सैनिटेशन, लोगों की स्वास्थ्य के प्रति अमेरिका में जागरूकता, भारत में जागरूकता, लोगों का पॉपुलेशन डेंसिटी, भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी, चिकित्सा के वहां के संसाधन, चिकित्सा के हमारे संसाधन, इस सब के बावजूद अमेरिका में प्रति 10 लाख 672 डेथ हुई कोरोना के कारण, सेकंड वेव। भारत में प्रति 10 लाख केवल 72 डेथ हुई। मैंने पहले कहा एक डेथ हमारे लिए कष्ट का कारण है, परंतु अमेरिका जैसे समृद्ध देश की तुलना में भारत में इतनी कम डेथ हुई, इसका कारण क्या है? तो मैंने कहा भारतीय पीढ़ियों ने वर्षों तक पीढ़ियों तक आयुर्वेद का अपना कर रखा, इस कारण से बचे। एक कोई डिबेट में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के प्रेसिडेंट जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए थे, तो मैंने कहा कि ये जो आंकड़ा है ये प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता में, भारतीय लोगों में आयुर्वेदिक जीवन जीने की ढंग को अपना रखा है। उस कारण से उनका जीनोम इस प्रकार का बन गया है कि इस प्रकार के वायरस ने उतना आक्रमण नहीं किया, इतनी विपरीत, इतनी प्रतिकूलताओं के उपरांत भी। हालांकि वो थोड़ा चिढ़ गए कि आप इसमें आयुर्वेद को श्रेय क्यों देते हैं, क्योंकि किसी ने 4 पीढ़ी पहले कोई आयुर्वेद का सेवन किया है तो उसका परिणाम आज कैसे होगा। मैंने तुरंत उन्हीं का एक अनुसंधान उनके सामने रखा, कनाडा में स्टडी हुई, उसका एक पब्लिकेशन प्रकाशित हुआ। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति इस जीवन में फास्ट फूड और अनियमित जीवन शैली को अपना कर रखता है तो उसकी संतान बिना फास्ट फूड खाए भी मोटापे का शिकार हो सकती है। मैंने कहा कि जब अगली संतान का पर दुष्प्रभाव दिखाई देता है तो पीढ़ियों तक जिन्होंने श्रेष्ठ संस्कार को, जीवन शैली को अपना कर रखा है, उसका परिणाम अगली पीढ़ी को क्यों नहीं प्राप्त होगा। और ये पक्की बात है, सीमित संसाधनों के उपरांत भी, कष्ट में जीने के उपरांत भी आज आईटी के क्षेत्र में आप उठाकर देख लीजिए, अभी अमेरिका में नया सत्तांतरण हुआ है और जो नए राष्ट्राध्यक्ष बने उन्होंने कहा कि जो बाहर से आए हुए हैं हम उन सबको अमेरिका से निकालेंगे। 2 दिन बाद उनको अपना स्टेटमेंट बदलना पड़ गया। अमेरिका की प्रसिद्ध आईटी कंपनी ने जाकर दर्शाया कि आप ऐसे कैसी बात कर रहे हो, जो बाहर से हमको निकालोगे, हमारी तो आईटी कंपनी बंद हो जाएगी। पूरा आईटी सेक्टर और चिकित्सा संस्थान भारतीयों के बल पर चल रहे हैं, पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में। ये हमारे लिए गौरव का विषय है, परंतु वहां जो श्रेष्ठ बने बैठे हैं, यहां जब मौका मिलता है तो क्यों नहीं कर पाते हैं। इसका विचार आज करने की आवश्यकता है, इस प्रकार का वातावरण देने की आवश्यकता है। हम 2007 पुरानी बात करते तो समझ में आता है महाभारत काल में क्या इस प्रकार के चिकित्सक नहीं थे क्या? 18 दिन तक वो युद्ध चला। जो सैनिक आज घायल होता है अगले दिन फिर युद्ध में जाने को तैयार होता है। क्या ऐसी चिकित्सा व्यवस्था उस समय नहीं थी क्या? बिल्कुल थी, तभी तो वो अगले दिन सन्नद्ध होकर युद्ध के लिए जाता था। परंतु छोटी छोटी बातों पर गौर करने की जरूरत है। इस देश के एक महान अर्थशास्त्री हुए हैं जिनको पाश्चात्य वाले पर उल्लेख करें ना करें, लेकिन जब कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखते समय वो इस प्रकार का उल्लेख करता है, मैंने अपने काम की बात निकाली इसमें से। उन्होंने कहा कि सेना में जाने समय जो सैनिक है उसका डाइट प्लान क्या होगा, सेना में सैनिक के पीछे सपोर्टिंग स्टाफ है उसका डाइट प्लान क्या होगा, इसका उल्लेख भी कौटिल्य करते हैं। यानी समाज के कितने अंग हो सकते हैं, चाहे कृषि हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे वस्त्र उद्योग हो, चाहे नीति शास्त्र हो, चाहे न्याय शास्त्र हो, समाज जीवन को, व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाला ऐसा ज्ञान का कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें उत्कृष्टता भारत ने हासिल नहीं की हो। अब हम कहते हैं कि विमान का आविष्कार तो किसने किया, लेकिन भरद्वाज का वैमानिक शास्त्र उपलब्ध है, बड़ौदा के सैयाजी लाइब्रेरी में मैंने देखा जाकर। तकनीक अलग प्रकार की है, लेकिन उसमें भी वो लिख रहा है विमान चालक का भोजन कैसा हो और विमान यात्री का भोजन कैसा हो, इसका विचार भी वहां किया जाता है।
तो इस समृद्ध ज्ञान परंपरा को आज फिर से सहेजने संजोने की आवश्यकता है। जैसे मैंने भी ब्रह्मगुप्त का आपको उदाहरण दिया, अभी पिछले 5 वर्षों की बात है, पिछले 2-3 वर्षों में ये सब हुआ है। केवल वैदिक गणित के आधार पर संसार के प्रगत देश चंद्रमा के उस क्षेत्र में नहीं पहुंच पाए जहां भारत पहुंचा है। चंद्रमा के साउथ पोल पर जो सेफ लैंडिंग की भारत के चंद्रयान ने, उसके पीछे भारत की वैदिक गणित। आप कह सकते हैं कि ये पहले कुछ रहा होगा, पर आज क्या है? आज भी उसको अपनाने की आवश्यकता है। आज उसको अपना करके भी हम उस स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और सौभाग्य से विरासत में हमको यह सब चीजें मिली हुई हैं, उनको धूल झाड़ने की जरूरत है। खासतौर से जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, एक विषय को लेकर थोड़ा सा मौलिक अध्ययन, मौलिक संधान करेंगे तो उसके प्रमाण भी मिलेंगे, उसका मार्ग भी प्रशस्त होगा। आज दुनिया बड़ी आशा भरी नजर से देख रही है। संतोष जी भी जिक्र कर रहे थे कि बारूद के ढेर पर भारत खड़ा है, शस्त्रों की होड़ से शांति नहीं आएगी। उसी अध्यात्म के कारण शांति आ सकती है जिसमें विश्व कल्याण की, विश्व मंगल की बात छुपी हुई है। तो फिर हम शस्त्र संचय क्यों कर रहे हैं? शस्त्र संचय इसलिए आवश्यक है कि हमारे यहाँ शास्त्र कहता भी है कि ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, इसके लिए हमें शस्त्र संचय आवश्यक है। हम विद्या का अर्जन क्यों कर रहे हैं? ज्ञान देने के लिए। अर्थ संचय क्यों कर रहे हैं? ज्ञान देने के लिए। और शस्त्र संरक्षण क्यों कर रहे हैं? आत्मरक्षा के लिए, दीन दुर्बल की रक्षा के लिए। कितने प्रगत राष्ट्र हैं, पर आज भारत की ओर यूक्रेन भी देखता है, रूस भी देखता है। और आज एक करवट ली इतिहास में, आज कुछ सात्विक शक्तियों का फिर से उदय हुआ है और इस उदय होने के इस अवसर को बनाने की जरूरत है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी एक आह्वान करते थे कोरोना काल में, उन्होंने कहा आपदा में अवसर तलाशिए। मैं उसमें एक शब्द और जोड़ता हूं, आपदा में अवसर तलाशिए और अवसर को उपलब्धि में बदलिए। इतनी अनुकूलता आज हमारे साथ में आई है। आज सोई हुई समाज की शक्ति जागृत होने लगी है। 10 साल पहले हम इस प्रकार के भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा करना संभव भी नहीं था। विचार करना तो, आयोजन करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हर सिद्धांत का व्यवहार रूप क्या हो सकता है, आज पश्चिम को समझ में आने लगा है। मैं चूंकि आदमी चिकित्सा करता हूँ, वर्षों तक मैं युवकों को ये कहते कहते थक गया कि जरा ब्राह्मण मुहूर्त में उठिए। अब ब्राह्मण मुहूर्त क्या है? धर्माचार्य भी कहते हैं, कथा प्रवचन करने वाले भी कहते हैं। मैं इसको जरा अलग ढंग से कहता हूँ। चिकित्सा विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण मैं कहता हूँ, भाई हमारे मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ इस प्रकार के सीक्रेशंस होते हैं जिनको सेरोटोनिन, डोपामाइन ग्रुप का सीक्रेशन माना जाता है। वे ऊर्जा, उत्साह, स्मृति, मेधा इन सब के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऐसे सीक्रेशंस अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण मुहूर्त में जगा हुआ है तो सहज में उसका लाभ मिलेगा, सोए हुए व्यक्ति को उसका लाभ नहीं मिलेगा। और ब्राह्मण मुहूर्त यानी कोई टाइम नहीं है। ये आप ज्योतिष मंजूषा है, मुहूर्त मंजूषा उठा कर देखेंगे, उन्होंने दिन रात के 30 मुहूर्त बताए हैं। 15 मुहूर्त रात के, 15 मुहूर्त दिन के। तो जो रात के 15 मुहूर्त हैं, उनमें से जो 14वां मुहूर्त है, उस मुहूर्त का नाम ही ब्राह्मण मुहूर्त है। अब रात के 12 घंटे को अगर 15 मुहूर्त में डिवाइड करेंगे तो एक मुहूर्त 48 मिनट का ठहरता है। इसलिए ब्राह्मण मुहूर्त सूर्योदय के 48 मिनट पहले खत्म होता है और 96 मिनट पहले प्रारंभ होता है। यानी सूर्योदय से 96 मिनट पहले और 48 मिनट पहले के बीच का जो अंतराल वो ब्राह्मण मुहूर्त है। और सहज रूप से सेरोटोनिन, डोपामाइन का लाभ लेना है तो उस काल में जो जागा हुआ रहेगा उसको मिलेगा। इतना समझाने के बाद भी ब्राह्मण मुहूर्त में उठना नहीं होता था। मैंने दूसरी तरीका अपनाया। मैंने युवकों से कहा कि तुम उठने का अलार्म लगाते हुए अलार्म बंद करके फिर सो जाओ। आज से उठने का अलार्म लगाना बंद कर दो। आज से सोने का अलार्म लगाना शुरू करो कि मुझे 10:30 बजे सोना है। याद दिलाने के लिए अलार्म लगाओ कि शाम को 10:30 बजे मुझे सोना है।
अब तुम कितना सोओगे? 10:30 सोओगे, 11 बजे सो जाओगे तो शर्म के मारे 6 बजे तो 7 बजे नहीं तो 6 बजे तो उठोगे, कुछ तो लाभ मिलेगा। अब लोग तर्क देते हैं कि साहब चिकित्सा वैज्ञानिक कहते हैं कि 7 घंटे के लिए हो जानी चाहिए, तो मैं 2 बजे सोकर 9 बजे उठूंगा तो कि 7 घंटे तो हो रहे हैं।